तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूनिट नंबर 3। तो यूनिट है रिलेशनल मॉडल एंड एसक्यूएल। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो पढ़ लेते हैं। तो व्हाट इज़ रिलेशनल डेटा मॉडल। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसमें ना टेबल्स की फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। रिलेशन मतलब टेबल होता है। ठीक है, तो रिलेशनल डेटा मॉडल में सिंपली क्या होता है, टेबल्स की फॉर्म में डेटा स्टोर होता है, रोज़ एंड कॉलम्स होती हैं और उसमें डेटा भरा होता है। ओके, तो अगर इसको पढ़ना चाहें तो द रिलेशनल डेटा मॉडल इज़ अ प्राइमरी डेटा मॉडल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग डेटा इन अ डेटाबेस। इट इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ टेबल्स। देखो इसमें टेबल्स कलेक्ट होती हैं। वेर ईच टेबल इज़ फॉर्मली नोन एज रिलेशन, जिसमें टेबल को हम रिलेशंस कहकर पुकारते हैं या फिर बोलते हैं, उनको समझते हैं। ईच रिलेशन कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स। हर रिलेशन के पास यानी कि हर रिलेशन यानी टेबल के पास रोज एंड कॉलम्स होती हैं। रोज जो होते हैं उसमें हम रिकॉर्ड्स भरते हैं, टपल्स उसको हम कहते हैं। सी जब भी रो की बात होगी तो समझ लेना कि रो, रिकॉर्ड, टपल ये तीन चीज़ें एक ही हैं। दैट इज़ दिस रोज़, यानी ये जो एलाइस वाली रो है, ये 102 वाली जो रो है, ये 103 वाली जो रो है, ये रोज़ हैं और इनको हम रिकॉर्ड भी कहेंगे और इनको हम टपल्स भी कहेंगे। ठीक है, एंड कॉलम्स रिप्रेजेंट्स एट्रीब्यूट्स और फील्ड्स। और ये जो कॉलम्स होते हैं यानी कि ये पहला कॉलम दैट इज स्टूडेंट आईडी, सेकंड कॉलम नेम, थर्ड कॉलम मेजर, एज। तो ये सारे जो कॉलम्स हैं इनको हम एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं और इनको हम फील्ड भी कहते हैं। ठीक है, तो रोज़ में हो गया रोज़, रिकॉर्ड, टपल, और कॉलम्स में हो गया कॉलम्स, एट्रीब्यूट्स, फील्ड्स। ठीक है, द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ रिलेशनल मॉडल वर प्रपोज्ड बाय एडगर एफ कॉड ऑफ IBM इन 1970। तो ये उनके डिस्कवरर थे या फिर कौन लेकर आया था रिलेशनल मॉडल को। स्ट्रक्चर है ना वो 2 डायमेंशनल टेबल्स होता है। 2 डायमेंशनल मतलब कि रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, वही दो रहते हैं इनमें और इनको हम रिलेशंस भी बोलते हैं। ठीक है, डेटा इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि किस तरह से जो उसके अंदर रिकॉर्ड्स फिल हैं, रिकॉर्ड्स मतलब कि जो रोज़ में डेटा भरा हुआ है, टपल्स फिल हैं, ये जो जिस तरह से फिल किए गए हैं ये कितने एक्यूरेट हैं, कितने कंसिस्टेंट हैं, कितने सही हैं, कितने अच्छे तरीके से इफ़ेक्टिवली उनको रखा गया है। ठीक है, तो ये डेटा इंटीग्रिटी में आ जाता है। और ये जो है डेटा स्ट्रक्चर, डेटा इंटीग्रिटी, डेटा मैनिपुलेशन, ये 3 जो है खासियत है रिलेशनल डेटा मॉडल की। ठीक है, मैनिपुलेशन में क्या होता है कि हम इसके अंदर जो भी रिकॉर्ड फिल कर रखे हैं, जैसे कि ये एलाइस वाला है, बॉब है, चार्ली है, ये जो भी डेटा हमने भर रखा है इसको हम कभी भी इसमें से फेच कर सकते हैं। फेच करना मतलब इसमें से हम कभी भी डेटा निकाल सकते हैं, कभी भी इसमें हम नया डेटा डाल सकते हैं, और कभी भी अगर मेरा मन किया कि एलाइस का कंप्यूटर साइंस डिलीट कर दो या फिर इस पूरे एलाइस के रिकॉर्ड को डिलीट कर दो तो हम डिलीट भी कर सकते हैं। इसको हम अपडेट करना चाहें, कंप्यूटर साइंस के जगह पर IT लिखना चाहें तो वो भी हम लिख सकते हैं। मतलब सारा मैनिपुलेशन जो है वो हम कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, और ये एग्जांपल है रिलेशन का, यानी रिलेशन यानी टेबल का। तो टेबल का एग्जांपल ये है। ओके, अब हम पढ़ते हैं इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स। देखो रिलेशनल डेटा मॉडल में कॉन्स्ट्रेंट्स क्या होते हैं, कहीं भी कॉन्स्ट्रेंट्स आएगा तो कहने का मतलब रूल्स की बात हो रही है। ठीक है, उसमें अब कुछ भी बना के लिख दो लेकिन रूल्स की बात हो रही है, इतना ध्यान रखना जहाँ भी कॉन्स्ट्रेंट्स आ जाए। ठीक है, और वो रूल्स किसके होंगे, फिर से उसी के रूल्स होंगे कि जो हमारा डेटा है वो कंसिस्टेंट है, वैलिड है, एक्यूरेट है। इन्हीं सब चीज़ों को मेंटेन करने के जो रूल्स हैं वही होती हैं कॉन्स्ट्रेंट्स। ठीक है, ये क्या प्रिवेंट करती हैं कि कभी भी जो इनवैलिड डेटा है वो हमारे डेटाबेस में ना आ जाए। ठीक है, यानी कि जो हमारा डेटा का क्वालिटी है ना डेटाबेस के अंदर वो बहुत ही अच्छा हो, इसलिए इन रूल्स को बनाया गया है और इन रूल्स को हम बोलते हैं इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स। नाउ कम्स, अब इसके अंदर आती हैं डिफरेंट इंटीग्रिटीज़, तो उनको अब हम देखेंगे। ठीक है, मतलब रूल्स हैं क्या क्या। ठीक है, तो फर्स्ट रूल है एंटिटी इंटीग्रिटी। तो इसमें क्या होता है कि इट स्टेट्स दैट कि जो प्राइमरी की होती है ना, मतलब टेबल की अगर कोई प्राइमरी की बन गई है, टेबल की प्राइमरी की है तो उसमें अब कभी भी नल वैल्यूज़ नहीं होंगी। नल मतलब कि उसको हम कभी खाली नहीं छोड़ सकते, हमें हमेशा हर रिकॉर्ड के लिए एक प्राइमरी की जो है वो फिल करनी ज़रूर होगी। ठीक है, दिस इंश्योर्स दैट ईच रो इन अ टेबल कैन बी यूनिकली आइडेंटिफाइड। इससे ये मतलब पक्का हो जाता है कि अगर कोई भी रो को हमें फेच करना है तो उसकी प्राइमरी की से हम उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करके निकाल सकते हैं। ठीक है, अ प्राइमरी की इज़ अ कॉलम और अ सेट ऑफ कॉलम्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाई रोज इन अ टेबल। ठीक है, तो एक प्राइमरी की क्या होता है, या तो वो एक कॉलम हो यानी ये एक कॉलम हो, या तो सेट ऑफ कॉलम्स हो सकता है। सेट ऑफ कॉलम्स मतलब
स्टूडेंट आईडी और नेम को मिला के हमने एक प्राइमरी की बना दिया, ठीक है। तो प्राइमरी की वही होती हैं कि जो हमारे टेबल में जितने भी रिकॉर्ड्स हैं ना, रोज़, इनको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। और इनसे रूल ये होता है कि ये प्राइमरी कीज़ कभी नल वैल्यू नहीं स्टोर करेंगी। नल मतलब कि मान लो कि हमने यहाँ पे 103 लिखा ही नहीं, तो ऐसा नहीं हो सकता आएगा, ठीक है। तो इसमें वही एग्जांपल दिया गया है कि जो ऊपर टेबल थी उसमें स्टूडेंट आईडी जो है वो प्राइमरी की है, तो इसीलिए अब ये स्टूडेंट आईडी कभी खाली नहीं होगी, उसमें हमेशा कोई ना कोई आईडी फिलअप जरूर होगी। नेक्स्ट वन इज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। इट इज़ अ रूल दैट मेंटेन्स कंसिस्टेंसी अमंग रोज इन टू रिलेशंस। टू रिलेशंस की बात हो रही है, मतलब दो टेबल्स होंगी हमारे पास, ठीक है, और वो दो टेबल्स कनेक्टेड होंगी। अब वो कनेक्शन कैसे होता है, फॉरेन की हेल्प से होता है, वो मैं बताऊंगी, ठीक है। इसमें क्या होता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी में, it states that if a foreign key in a table refers to the primary key of another table, then every value of foreign key must be either null or match a value in the primary key of the referenced table। तो इसमें क्या होता है कि दो टेबल्स होती है, हमें पता है, ठीक है। पहली हमारी मान लो कि ये जो है ओरिजिनल टेबल है, ठीक है, इससे कनेक्ट करनी है ये टेबल, ठीक है। तो कनेक्शन जो होता है प्राइमरी की और फॉरेन की हेल्प से होता है। तो हमने यहाँ पर देखा कि ये जो कोर्स आईडी है और ये जो कोर्स आईडी है, ये दोनों एट्रीब्यूट्स दोनों में सेम है। कहने का मतलब कि ये कोर्स आईडी इस पहली वाली टेबल की प्राइमरी की है ना। कोर्स आईडी पहली वाली यानी टेबल कोर्सेज टेबल की प्राइमरी की है, और वही इनरोलमेंट टेबल में कोर्स आईडी जो है फॉरेन की है। जब फॉरेन की किसी दूसरी टेबल की प्राइमरी की होती है तो उनकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए, मतलब मैच करनी चाहिए, वरना वो ज़ीरो हो जाए तो चलेगा, ठीक है। तो इसमें देखो लिखा है कि 101, और इसीलिए देखो यहाँ पे भी 101 लिखा है, यहाँ लिखा है 201, तो यहाँ भी 201 लिखा है। अब मैं यहाँ पे कोई अलग नहीं डाल सकती, देखो इसमें 101 201 ही है ना, तो मैं यहाँ पे 202 नहीं लिख सकती। क्यों? क्योंकि हमारा रेफरेंशियल इंटीग्रिटी वाला जो रूल है वो कहता है कि या तो भरो ही ना, मतलब इसको खाली रख दो नल, ठीक है, नल रख दो, या फिर जितनी वैल्यूज़ भरो वो इससे मैच होनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली मैच होनी चाहिए। तो वही बात थी इसमें, ओके। नाउ अब पढ़ते हैं की कॉन्स्ट्रेंट्स। की कॉन्स्ट्रेंट्स क्या होती हैं, इसमें भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज़ पढ़ते हैं हम, सिंपल, ठीक है। सो कीज़ आर द एट्रीब्यूट्स और सेट्स ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाई अ टपल। तो की हमेशा कहीं भी आ जाए की, तो सीधा बोलना है कि की क्या होता है, या तो कोई कॉलम या तो सेट ऑफ कॉलम जो हमारी रो को यानी टपल को यानी रिकॉर्ड को सिंपली यूनिकली डिफाइन कर दे, ठीक है, तो हम उसको बोलने लग जाएंगे कि वो की है, ओके। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज़ होती हैं जिनसे हम डिफरेंट काम लेते हैं, पर्पस उनका डिफरेंट होता है, ओके। तो फर्स्ट की इज़ सुपर की। सुपर की जो होती है ना, अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ टपल इन अ रिलेशन। इफ अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स इज अ सुपर की, देन एनी सुपर सेट ऑफ इट ऑल्सो आ सुपर की। तो ये सुपर की क्या बोलती है कि कोई भी सेट ऑफ एट्रीब्यूट है जो हमारे टेबल को यूनिकली डिफाइन करी उनकी रोज को, टपल्स को, ठीक है। अब कैंडिडेट की क्या होती है, अ मिनिमल सुपर की इज आ सुपर की। अ मिनिमल सुपर की, देखो सुपर की क्या होता है, सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। कैंडिडेट क्या होता है, सुपर की में से हम डिलीट करते चले जाते हैं। अगर मान लो कि सुपर की में जो थे ए था, बी था, सी था, डी था, इतने कॉलम्स थे, ठीक है। तो इसमें से कैंडिडेट की कैसे निकालेंगे, कैंडिडेट की क्या होती है, मिनिमल सुपर की। मतलब इसमें हम फिर चेक करते हैं कि डी को हटा दिया तब ये यूनिकली डिफाइन कर रही है कि नहीं। तो मान लो कि डी को हटाने के बाद भी ए बी सी जो है अकेले मिलकर हमारी रोज को यूनिकली डिफाइन कर रही हैं, ठीक है। अब मैंने सेकंड स्टेप में सी को हटा दिया, तब फिर मैंने फिर से चेक किया क्या ए और बी से सब कुछ डिफाइन हुआ जा रहा है यूनिकली, तो हाँ हुआ जा रहा है। देन अगेन मैंने बी को डिलीट कर दिया कि बी को भी हटा के देखते हैं, तो सिर्फ ए बचा। अब ए से देखो कि सारे रोज़ जो हैं वो यूनिकली आइडेंटिफाई हो रहे हैं कि नहीं। तो अगर ए से इस पॉइंट पर सारे रोज़ यूनिकली आइडेंटिफाई हो रहे हैं तो यही मिनिमल सुपर की होगी, और इसी को हम बोल देंगे कि वो एक कैंडिडेट की है, ठीक है। तो इस तरह से होता है। नाउ कम्स प्राइमरी की। तो अ कैंडिडेट की चूजन बाय द डेटाबेस डिज़ाइनर। अब देखो जो डेटाबेस डिज़ाइन वही चूज़ करेगा, किसी एक कैंडिडेट की को उठा लेगा और उसको बोल देगा कि वो प्राइमरी की है। और प्राइमरी की पे अभी हमने देखा था कि वो नल नहीं हो सकती, वो हमारे कॉन्स्टेंट का क्या नाम था, कॉन्स्टेंट का इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट, ठीक है, तो वो नल नहीं होगी।
नाउ कम्स ऑल्टरनेट की। सी ऑल्टरनेट कीज क्या होती हैं? अब देखो कैंडिडेट की ऐसे ही मिनिमल कर करके हम उसमें से बहुत सारे निकाल सकते हैं। अब कैंडिडेट कीज़ में से मैंने एक की को प्राइमरी की बना दिया, ओके। तो अब जो बची हुई कैंडिडेट कीज़ हैं जो प्राइमरी की नहीं बनी हैं, ठीक है, उनको हम बोल देंगे कि वो अल्टरनेट की हैं, यानी अ कैंडिडेट की दैट इज़ नॉट चूजन एज द प्राइमरी की। मतलब ऐसी कैंडिडेट कीज़ जो प्राइमरी की नहीं है तो उनको अब हम बोल देंगे कि वो अल्टरनेट की हैं, ठीक है। अब फॉरेन की क्या होता है? हमने पहले भी देखा था। फॉरेन की क्या होता है? दो टेबल्स को रिलेट कराने के लिए, दो टेबल्स को कनेक्ट करने के लिए हम इस फॉरेन की का यूज़ करते हैं। सिर्फ फॉरेन की, एक टेबल की फॉरेन की वो की होती है जो वही जो फॉरेन की है ना वो दूसरी टेबल की कहीं पे प्राइमरी की बनी होगी, ठीक है। यानी ऐसी की जो एक रिलेशन में एज एन फॉरेन की है लेकिन जो अनदर रिलेशन है उसमें एज एन प्राइमरी की है, ठीक है। और इससे हमारा लिंक बनता है दो टेबल्स के बीच में, ओके। सो दिस वाज द थिंग। नाउ कम्स कि अब हम एग्जांपल देख लेते हैं। तो मान लो कि ये एक पूरी टेबल है, ठीक है। अब इसमें से हम सबसे पहले सुपर की निकालते हैं, ठीक है। तो सुपर की क्या होती है कि ऐसा सेट जो हमारे सारे रिकॉर्ड्स को यूनिकली डिफाइन कर सके, ठीक है। तो हमने सबसे पहले ये वाला जो था इसको लिया, यानी एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। फिर हमने सोशल सिक्योरिटी जो भी है वो लिया, देन ईमेल लिया, एंड देन नेम लिया, एंड देन डिपार्टमेंट आईडी ली, ठीक है। ऐसे करके मैंने एक एट्रीब्यूट का सेट बनाया। अब ये जो सेट है वो यूनिकली डिफाइन करता है इस पूरी टेबल को। मतलब इस पूरे सेट को मैं अगर इंटीग्रेट करके बोलना चाहूँ वन यूनिट बोलना चाहूँ तो ये एक सुपर की है, ठीक है। अब ये सुपर की है। अब इस सुपर की में से हम कैंडिडेट कीज़ निकालेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं। अब डिपार्टमेंट आईडी को हमने हटा दिया यहाँ से। तो अगर जब डिपार्टमेंट आईडी को हटा दोगे तो क्या आप देखो कि इन लोगों की वजह से, मतलब इन सब से अकेले अकेले जो है ये डिफाइन हो पाएगी टेबल की? नहीं। तो ये हो पाएगी क्योंकि अभी भी इसके पास एम्प्लॉय आईडी है, इससे भी काम बन जा रहा है। नाउ अब हम एन को हटाएंगे, नेम को। तो क्या नेम को जब हटा दो एज एन मतलब यूनिकली डिफाइन कर रहा है कि नहीं? तो देखो नेम के बिना भी हम जो है एम्प्लॉय आईडी के थ्रू इन सब को डिफाइन कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर हमने ईमेल हटा दी, ईमेल को हटा दिया, ठीक है। तो जब ईमेल को हटाया तब भी हम देख रहे हैं कि एम्प्लॉय आईडी के थ्रू हम सबको पहचान सकते हैं, सबको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमने ये जो सिक्योरिटी है ये भी हटा दी, ठीक है। इसके बाद भी हम देख रहे हैं कि अकेले एम्प्लॉय आईडी जो है सबको डिफाइन कर सकती है, ठीक है। तो लास्ट में जो मिनिमल सुपर की बचती है, मिनिमल सुपर की मतलब एकदम लास्ट में सब कुछ हटाने के बाद भी अगर कोई की जो है वो अकेले सबको डिफाइन कर सकती है या फिर कोई जो सेट है वो अकेले डिफाइन कर सकता है, तो उस की को, उस मिनिमल की को हम बोल देते हैं कि वो कैंडिडेट की है, ठीक है। ऐसे ही अकेले अब हम इन सबको एक बार हटा दें, सिर्फ ईमेल रखें, सिर्फ अगर ईमेल रखें तो ईमेल भी जो है ना वो एज एन कैंडिडेट की काम करेगी क्योंकि ईमेल भी सबकी सेम नहीं हो सकती। तो हमारी दो कैंडिडेट कीज़ निकल गई। नाउ फिर अब अगर देखें तो नेम जो है वो रिपीट हो सकता है, तो वो तो हमारी कैंडिडेट की नहीं बनेगी। अब जो डिपार्टमेंट आईडी है वो भी तो कैंडिडेट की है क्योंकि डिपार्टमेंट आईडी भी देखो सेम नहीं हो रही, 10 और 20 लिखी हैं, सेम कहाँ है। ऐसे ही अकेले ये जो एस है ये भी बन सकती है, क्या बन सकती है? कैंडिडेट की, ठीक है। तो ये सारी कैंडिडेट कीज़ बन सकती हैं। अब इन्हीं कैंडिडेट कीज़ में से एक मैं चुन लूँगी कि कोई प्राइमरी की, ठीक है। तो मैंने एम्प्लॉय आईडी को प्राइमरी की चूज़ कर लिया, ठीक है। तो वो प्राइमरी की बन गई। नाउ कम्स कि अब जो प्राइमरी बन गई, अभी भी जो कैंडिडेट कीज़ बच गई हैं वो क्या हो जाएंगी? ऑल्टरनेट की। तो इसीलिए जो ईमेल है और सोशल सिक्योरिटी वाली जो ये वाली है इनको हमने बोल दिया कि ये ऑल्टरनेट की हैं, ठीक है। अब ऐसे ही ये जो डिपार्टमेंट आईडी है, अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो ये डिपार्टमेंट आईडी हमें लग रहा है कि कहीं और कोई टेबल रही होगी जिसकी प्राइमरी की डिपार्टमेंट आईडी रही होगी, है ना। हमें ऐसा दिखने से लग रहा है। तो इसीलिए डिपार्टमेंट आईडी जो है यहाँ पे फॉरेन की है और जो कोई और टेबल रही होगी हमारी, मान लो कि डिपार्टमेंट टेबल, तो उसमें से जो आईडी है यानी वो वहाँ पे प्राइमरी की बनी होगी। तो इसीलिए हम इसको फॉरेन की कह सकते हैं। डोमेन कॉन्स्ट्रेंट्स क्या होती हैं? इट स्पेसिफाई दैट द वैल्यूज़ ऑफ एन एट्रीब्यूट्स, मतलब जो कॉलम्स के अंदर वैल्यूज़ भरी जाएंगी, मतलब कि कॉलम्स के अंदर वाली जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, वो स्पेसिफिक रेंज की होनी चाहिए, है ना। और जो भी उसमें अलाउड है सिर्फ वही होना चाहिए, नॉन अलाउड वैल्यूज़ जो हैं वो उनके अंदर फिल नहीं होंगी, ठीक है। तो ये डोमेन कॉन्स्ट्रेंट्स होती हैं। Relational algebra. It is a procedural query language that
टेक्स रिलेशंस एज इनपुट एंड its रिलेशंस एज आउटपुट्स। ठीक है, तो रिलेशनल अलजेब्रा एक ऐसी लैंग्वेज है, क्वेरी लैंग्वेज है ये, और ये प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज है। ठीक है, प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करती है, और इसमें जो इनपुट्स होते हैं वो हम रिलेशंस की फॉर्म में देते हैं। मतलब इनपुट में हम टेबल डाल रहे हैं और प्लस जो इसका आउटपुट आएगा वो भी टेबल की फॉर्म में आता है। ठीक है, और इसमें हम बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं जिसके थ्रू हम डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। मैनिपुलेट मतलब डेटा के अंदर चेंजेस ला सकते हैं। ठीक है, तो ऑपरेशंस क्या है कि सिलेक्शन कर सकते हैं, प्रोजेक्शन है, यूनियन, सेट डिफरेंस, कार्टेशियन प्रोडक्ट, रीनेम, नेचुरल जॉइन, डिवीजन एंड असाइनमेंट। ठीक है, तो ये सारे जो ऑपरेशंस हैं हम रिलेशनल अलजेब्रा लैंग्वेज के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं कि ऑपरेशंस कौन कौन सी हैं। तो फर्स्ट ऑपरेशन इज सिलेक्शन। So it selects a subset of tuples from a relation that satisfy a given condition. ठीक है, तो इसका मतलब स्ट्रक्चर कैसा होता है, लिखने का तरीका, सिंटेक्स क्या है कि हम ऐसे पता नहीं क्या है, ये सिग्मा है, ऐसे बनाते हैं एंड देन कंडीशन लिखते हैं और उसके बाद इसके अंदर हम रिलेशन डालते हैं। रिलेशन मतलब कि टेबल का नाम डालते हैं। ठीक है, तो अब इसमें एग्जाम्पल देखो लिया है। एग्जाम्पल है कि फाइंड ऑल स्टूडेंट मेजरिंग इन सी, मतलब सारे बच्चे जो सी एस के में मतलब मेजर हैं उनको फेच करो, मतलब रिजल्ट दो हमें। ठीक है, तो उसने क्वेरी कैसे लिखी, दैट इज मतलब ये साइन बनाया एंड देन अंडरस्कोर, और फिर उसने कंडीशन लिखी कि कंडीशन क्या है, मेजर इज इक्वल्स टू सी एस। सी एस एक कैरेक्टर डेटा टाइप है, मतलब कि एक कैरेक्टर है, तो इसीलिए इसको स्ट्रिंग में रखा है, यानी कि जो मेजर वाला कॉलम है वो जहाँ जहाँ सी एस है, जहाँ जहाँ सी एस है वो स्टूडेंट में से फेच करके मुझे दे दो, है ना। इस लाइन का मतलब ये है। ठीक है, तो ये रही टेबल। तो ना उसने क्या किया कि सी एस वाले यानी ऐसे स्टूडेंट्स के डिटेल्स जो सी एस के हैं उनके डिटेल्स फेच करके दे दो, तो उसने सिंपली आउटपुट में सी एस वाली जितने भी स्टूडेंट्स थे उनकी डिटेल करके दे दी। सो दिस वॉज द सिलेक्शन, यानी कि हम डेटा सेलेक्ट कर रहे हैं। ओके, now comes projection. Selects a subset of attributes columns from a relation. It also eliminates duplicate rows. एग्जाम्पल से समझते हैं। ओके, तो पाई है एंड देन अंडरस्कोर, पाई अंडरस्कोर नेम, मेजर, फिर स्टूडेंट्स, मतलब हमें फील्ड्स चाहिए, पूरा पूरा कॉलम चाहिए। तो इसमें आप कंडीशन नहीं लिखते हैं, सिंपली जो जो कॉलम्स चाहिए वो हम कॉमा करके लिख देते हैं। तो हमें कॉलम्स चाहिए नेम और मेजर, किस टेबल से, स्टूडेंट वाली टेबल से। तो स्टूडेंट वाली टेबल पे ये जाएगा और इसमें से नेम और मेजर ये दोनों कॉलम को उठाकर लाकर हमें आउटपुट में दे देगा। ठीक है, तो प्रोजेक्शन ये काम करता है। नाउ कम्स यूनियन। तो यूनियन क्या करता है, दो टेबल्स को कंबाइन कर देता है। इसका नोटेशन ऐसा होता है, एग्जांपल देखते हैं। लेट R1 बी, ये होंगे मतलब स्टूडेंट से मैंने नेम वाले को सेलेक्ट कर लिया, मतलब प्रोजेक्ट कर लिया। ठीक है, नेम वाले को उठा लिया, और फिर मैंने R2 वाले यानी जो रिलेशन 2 था उससे यानी कोर्स से इंस्ट्रक्टर नेम उठा लिया। तो दो चीज़ें हमने उठाई हैं। ठीक है, और हमने ऐसे एज्यूम किया है कि कोर्सेज के पास इंस्ट्रक्टर नेम है। ठीक है, तो R1 यूनियन R2 वुड लिस्ट ऑल स्टूडेंट्स नेम्स एंड इंस्ट्रक्टर। तो इसमें सिंपली क्या है, ये काइंड ऑफ जॉइन वाला चीज़ कर रहा है कि दो टेबल्स दी गई हैं और दोनों टेबल में से मुझे डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स उठाने हैं, तो मैं ऐसे करके इसको उठा सकती हूँ। और ये बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है, इसको बाद में इम्प्लीमेंटेशन करना सीखेंगे हम लोग। ठीक है, नाउ कम्स सेट डिफरेंस। रिटर्न्स टपल्स दैट आर इन फर्स्ट रिलेशन बट नॉट इन द सेकेंड। इसमें क्या होता है सेट डिफरेंस में, इसमें ऐसी टपल्स बाहर आती हैं, मतलब ऐसे रोज़ को ये प्रिंट कर देता है जो पहली वाली टेबल में तो हैं बट दूसरी टेबल में नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल कि अगर हम माने कि एक टेबल है, मतलब एक रिलेशन है स्टूडेंट सी एस। ठीक है, और इसमें क्या होता है, स्टूडेंट में से मैंने सी एस को मतलब जिसका मेजर सी एस है उसको उठा लिया। ओके, एंड देन मैंने स्टूडेंट इनरोल्ड डी बी एक और नया रिलेशन बनाया जिसमें मैंने क्या किया कि कोर्स आईडी जिसकी 101 है इनरोलमेंट टेबल में उसको उठा लिया। तो इसको और इसको जो उठाया हम लोगों ने, तो अब इसमें क्या होगा कि जो भी सी एस वाले स्टूडेंट्स होंगे, सी ये जो है पूरा ये एक रिलेशन है सी एस का। ठीक है, एक रिलेशन बन गया सी एस का। तो पहला रिलेशन हम मान लेते हैं ये और R2 ये। तो इसमें सारे सी एस के जो मेजर वाले बच्चे हैं वो उठ के आ गए। ओके, नाउ R2 में मैंने किसको किसको उठाया है, जिसकी कोर्स आईडी 101 है, जिसकी कोर्स आईडी। ठीक है, तो इन लोगों को उठा लिया। फ्रेंड्स क्या करेगा, जितने भी सी एस आए होंगे और जो सी एस वाले बच्चों के जो भी आईडीज़ होंगी वो आईडीज़ अगर 101 होंगी तो वो नहीं प्रिंट होंगी। ऐसा प्रिंट होता है R1 में से जो R2 में ना हो। सी एस में वो प्रिंट होगा, इस रिलेशन में वो प्रिंट होगा जिसका जो आईडी है यानी जो कोर्स आईडी है वो 101 नहीं होगी, वो प्रिंट होंगे सिर्फ। ठीक है,
ये हम बाद में देखेंगे, जब एसक्यूएल पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। अभी इतना ही समझो कि सेट डिफरेंस में क्या होता है कि अगर दो रिलेशन है R1 R2 तो R1 में से वो प्रिंट होंगे जो R2 में नहीं है। ओके, नाउ कम्स कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है, कंबाइंस एवरी टपल ऑफ फर्स्ट रिलेशन विद एवरी टपल ऑफ सेकेंड रिलेशन। इफ R हैज़ n टपल्स एंड S हैज़ m टपल्स देन कार्डिनैलिटी प्रोडक्ट विल बी n इंटू m टपल्स। सी ये बिल्कुल सेट वाले टाइप का चीज़ है। क्या है कि एक रिलेशन R है मतलब टेबल, और एक रिलेशन S है। इसमें कुछ कुछ रोज़ है, मान लो कि n है, ठीक है, और इसमें कुछ कुछ रोज़ है, मान लो कि m है। तो कार्डिनैलिटी प्रोडक्ट वो होगा n इंटू m, टोटल जो आएगा वही इसका प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सिंपली इन दोनों को जोड़ देगा। कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं। would combine every student record with every enrollment record. This is often precursor to a join operation. ये बिल्कुल join operation की तरह होता है। और इसमें क्या होता है, जो भी मतलब स्टूडेंट के जितना भी रिकॉर्ड है स्टूडेंट के अंदर वो कंबाइन हो जाता है जितना भी रिकॉर्ड है इनरोलमेंट वाली टेबल के अंदर। ठीक है, रीनेम क्या होता है, रीनेम्स अ रिलेशन और एन एट्रीब्यूट। ये नाम चेंज करने के लिए आता है, कम से मतलब सिंपली अपडेट वाली जो क्वेरी होती है। ठीक है, तो इसका नोटेशन ऐसा होता है कि ये बनाते हैं रो एंड देन अंडरस्कोर एस आर। तो इसमें क्या होता है कि अगर मुझे देखो जो हमें नाम रखना है वो हम ब्रैकेट के बाहर देते हैं, और जिसका बदल रहे हैं वो ब्रैकेट के अंदर दे रहे हैं। ठीक है, तो मुझे स्टूडेंट टेबल की चलो मान लो नेम बदलना है, तो स्टूडेंट टेबल का जब मैं नाम बदलूंगी तो कैसे लिखूंगी कि रो अंडरस्कोर फिर एनरोल्ड स्टूडेंट, नया नाम है, स्टूडेंट की जगह पर एनरोल्ड स्टूडेंट नाम उसका पड़ जाएगा। ठीक है, अब है और भी बहुत सारे ऑपरेशन है। फर्स्ट वन इज सेट इंटरसेक्शन। ये क्या करता है, रिटर्न्स टपल्स कॉमन टू बोथ रिलेशंस। ऐसे टपल्स जो दो टेबल्स में सेम है, यानी ऐसी रोज जो दो टेबल्स में सेम है उनको ये इंटरसेक्शन जो है प्रिंट करा के दे देगा। ओके, नाउ कम्स नेचुरल जॉइन। तो नेचुरल जॉइन क्या करता है, कंबाइंस टू रिलेशंस बेस्ड ऑन कॉमन एट्रीब्यूट। इट इम्पली परफॉर्म्स अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। मतलब नेचुरल जॉइन में क्या होता है, अंदर ही अंदर कार्टेशियन प्रोडक्ट चल रहा होता है। ठीक है, सिंपली इसमें दो टेबल के जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको इकट्ठे करके लिख देता है, और जो लेकिन सेम एट्रीब्यूट्स हैं तो एक वो हटा देगा उसमें से, है ना। सिंपली इसका एग्जांपल यही है, क्योंकि हमने देखा था कि इनरोलमेंट वाला जो टेबल था उसके अंदर भी स्टूडेंट आईडी थी। ठीक है, और स्टूडेंट के अंदर भी स्टूडेंट आईडी थी, तो स्टूडेंट आईडी एक बार प्रिंट कराई, बाकी सारा जो है पूरा प्रिंट करा दिया। मतलब नेचुरल जॉइन में क्या होता है, सेम वाले एट्रीब्यूट्स को एक बार प्रिंट करता है और बाकी सारे को एक साथ मिलाकर प्रिंट कर देता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं रिलेशनल कैलकुलस की। तो ये क्या होता है, इट इज़ अ नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज। देखो रिलेशनल अलजेब्रा क्या था, प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज थी। मतलब इसमें प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो होता था, स्टेप होता था, पूरा सिंटैक्स होता था, है ना। लेकिन रिलेशनल कैलकुलस क्या होता है, ये नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज होती है। इसमें क्या होता है कि ये डिस्क्राइब करती है कि कौन सा जो मतलब डेटाबेस है उसमें से कौन सा डेटा रिसीव होगा, मतलब क्या रिसीव करना है, क्या तुमको निकालना है डेटाबेस के अंदर से, कैसे करना है ये नहीं बताता है वो। ठीक है, मतलब इसमें स्टेप्स जो हैं वो हमें नहीं पता होते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन अ मैथमेटिकल लॉजिक एंड प्रेडिकेट कैलकुलस। ओके, तो ये पूरा थोड़ा थोड़ा मैथ्स है। देयर आर टू मेन फॉर्म्स, इसके दो मेन फॉर्म्स होते हैं। फर्स्ट वन इज टपल रिलेशनल कैलकुलस एंड डोमेन रिलेशनल कैलकुलस। देखो टपल की बात करें मतलब रो वाले कैलकुलस, और डोमेन की बात करें मतलब कि कॉलम वाला कैलकुलस। ठीक है, तो टीआरसी में क्या होता है, इट इज़ अ नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज, जिसमें क्या रिट्रीव करना है टपल्स के अंदर से वो बताते हैं बिना ये स्पेसिफाई किए कि कैसे करना है। ओके, तो इसका नोटेशन ऐसा होता है कि कर्ली ब्रेसेस फिर टी एंड देन बार फिर पी फिर ब्रैकेट के अंदर टी एंड देन ब्रैकेट क्लोज। इसमें क्या होता है, टी स्टैंड्स फॉर टपल वेरिएबल एंड पी टी स्टैंड फॉर प्रेडिकेट, मतलब फॉर्मूला इन्वॉल्विंग टी। ठीक है, तो इसका हम सिंपली एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसमें लिखा है टी डॉट नेम, जिसमें से जो टी है वो बिलोंग करता है किससे, स्टूडेंट वाली टेबल से। मतलब टी एक ऐसी रो है जो स्टूडेंट टेबल में है और वर्क करना है नेम पर। ठीक है, तो हमें टी रो का नेम वाला सेक्शन चाहिए जिसमें जो टी है वो स्टूडेंट टेबल से आएगी, और कंडीशन है मतलब ये कंडीशन एक ट्रू होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन है कि टी डॉट मेजर, मतलब कि ऐसे नेम्स हमें चाहिए जिसमें जो मेजर है वो इज टू मतलब CS हो, है ना, समझ रहे हो। मतलब कि ये ऐसे ही लिखा है कि हमें
दी गई रोज़ में से नेम चाहिए और जो हमारी रोज़ हैं वो स्टूडेंट टेबल को बिलोंग करती हैं और उन रोज़ का जो मेजर वाला सेक्शन है वो CS होना चाहिए। सिंपली इसका ये मतलब है। नाउ कम्स डोमेन रिलेशनल कैलकुलस, तो ये वर्क करेगा अपने कॉलम पर, ठीक है। इसमें क्या होगा कि इसमें डोमेन वाली वैल्यूज़ मिलेंगी, मतलब इसमें अब कॉलम वाला वैल्यू मिलेगा, सिर्फ कॉलम वाइज, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। तो इस लाइन का मतलब समझते हैं कि हमको n चाहिए, n मतलब कि हमें नेम रिटर्न करने, नेम n रिटर्न करना है और इनके साथ साथ हमें रिटर्न कराना है S और M, यानी स्टूडेंट ID और मेजर, ये दोनों चीज़ें भी हमें चाहिए। तो स्टूडेंट ID, मेजर और नेम, 3 चीज़ें हमें चाहिए और ये तीनों चीज़ें जो है स्टूडेंट टेबल में बिलोंग कर रही होंगी, उसके अंदर होंगी। और जिसमें से कंडीशन एक और है कि जो M है वो CS के बराबर होना चाहिए। तो हमें सिंपली नेम बाहर आ जाएंगे और उनके साथ साथ स्टूडेंट ID और मेजर भी लिख के आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम फाइनली SQL पढ़ने वाले हैं। SQL का फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ओके। इट इज़ ए स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर मैनेजिंग एंड मैनिपुलेटिंग रिलेशनल डेटाबेसेस, मतलब जो हमारे रिलेशनल डेटाबेसेस होते हैं इनको मैनेज करने के लिए, इनको मैनिपुलेट करने के लिए SQL जो है एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, ठीक है। इट इज़ यूज टू कम्युनिकेट विद आर डेटाबेस, इसका हम यूज़ करते हैं डेटाबेस से कम्युनिकेशन करने के लिए, रिट्रीवल करने के लिए, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये सारे फंक्शंस जो है परफॉर्म करने के लिए हम SQL का यूज़ करते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो ये एक डिक्लेरेटिव लैंग्वेज है कि यानी इसमें सिर्फ यूज़र को ये बताना होता है कि उसको कौन सा डेटा चाहिए, कैसे चाहिए, उसको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस उसको कौन सा डेटा चाहिए क्वेरी डालो, डेटा मिल जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही स्टैंडर्डाइज्ड है क्योंकि इसको मतलब इसका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। वाई? क्योंकि ये बहुत लोगों के द्वारा अडॉप्ट की गई है, वाइडली अडॉप्टेड है, एक्सेप्टेड है और ये सारे जो RDBMS हैं यानी रिलेशनल डेटाबेस मॉडल्स हैं, मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, इन सबको ये सपोर्ट करती है, ठीक है। यानी ये मल्टी प्लेटफॉर्म्स पर चल सकती है, परफॉर्म कर सकती है अपना, ठीक है। डेटा डेफिनेशन, इसमें क्या होता है, हम डेटा डिफाइन कर सकते हैं, कहने का मतलब हम डेटा को क्रिएट, मॉडिफाई, डिलीट, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, ओके। नाउ अब कम्स डेटा मैनिपुलेशन, तो हम इसमें मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, मतलब कि चेंज कर सकते हैं। देखो डेफिनेशन का मतलब है कि हम बना रहे हैं, डिफिनीशन मतलब बनाना, तो हम इस SQL के द्वारा बना भी सकते हैं एंड मैनिपुलेशन मतलब बदल भी सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 चीज़ होते हैं। डेटा कंट्रोल, इसमें देखो परमिशंस एंड कंट्रोल, एक्सेस के भी बहुत सारे कंट्रोल्स होते हैं जिसके थ्रू डेटा जो यहाँ पे कंट्रोल्ड मैनर में स्टोर होता है और सिक्योरिटी रहती है उसमें, ओके। नाउ कम्स ट्रांजैक्शन कंट्रोल, तो इसमें भी ट्रांजैक्शन का जो भी लेना देना होता है ये भी मैनेज हो जाता है SQL के थ्रू, ठीक है। इसके एडवांटेजेस ये हैं कि ये हाई स्पीड है, इसमें कोई कोडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वेल डिफाइंड स्टैंडर्ड्स है, मतलब पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है इसका, सिंटैक्सेस अच्छे होते हैं, इंटरैक्टिव लैंग्वेज है क्योंकि ये सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज से बनी होती है तो सिंपली हम लोग इससे इंटरेक्ट कर सकते हैं। मल्टीपल डेटा व्यूज़, ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट व्यूज़ जो हैं ये बना सकती है डिफरेंट यूज़र्स के लिए, ठीक है। अब इसके फंडामेंटल्स पढ़ते हैं, यानी कि इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे कि डेटा टाइप्स कितने होते हैं, द टाइप ऑफ डेटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ कॉलम, ठीक है। तो डेटा टाइप्स क्या डिफाइन करते हैं कि किसी भी कॉलम में किस तरह का डेटा स्टोर होगा, वो चीज़ जो है डिफाइन करता है कोई भी डेटा टाइप, ओके। लिटरल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट वैल्यूज़, मतलब कि जो कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं यानी जो चेंज नहीं होंगी, ठीक है, वो वैल्यूज़ को हम बोलते हैं लिटरल्स। देखो लिटरल्स कहीं भी आए, सी लैंग्वेज में आए या फिर कहीं भी आए, उनका मतलब यही होता है कि कांस्टेंट्स जो है यानी कि जो चेंज नहीं होंगे, ओके। अब हम डेटा टाइप्स पढ़ते हैं। तो सबसे पहला डेटा टाइप है न्यूमरिक डेटा टाइप, इसके अंदर आते हैं इंटीजर, डेसिमल, फ्लोट, ठीक है। अब इंटीजर क्या है, हम जानते हैं होल नंबर्स जो होते हैं हमारे, ठीक है, इसका एग्जांपल 1 2 3 123। नेक्स्ट कम्स डेसिमल, डेसिमल में क्या होता है कि जो पॉइंट वाली वैल्यूज़ होती हैं वो हम लगते हैं। एंड देन कम्स फ्लोट, तो फ्लोट वैल्यूज़ भी हम इसमें स्टोर करा सकते हैं। देन हम स्ट्रिंग्स में आते हैं, स्ट्रिंग्स में भी हमें वैरकार दिया गया है, कैर दिया गया है। वैरकार का मतलब होता है कि इसमें जो लेंथ है वो हम मतलब इसमें फिक्स्ड लेंथ होती है कैरेक्टर में, बट वैरकार में क्या होती है, वेरिएबल लेंथ होती है, ठीक है। तो इसका ऐसे ही एग्जांपल लेना चाहें कि अगर हमारा कोई डेटा है, मान लो कि HI हाई है, ठीक है, तो इसको स्टोर होने के लिए कैरेक्टर में हमने पहले डिफाइन कर दिया था कि 2 स्पेसेस लगेंगी, तो हाँ दोनों फिल हो गई, ठीक है। बट मैंने इसको अगर मैं चाहूँ कि सिर्फ H लिखूँ तो मैंने सिर्फ H लिखा,
तो कैरेक्टर में क्या होगा, तब भी ये काउंट की जाएगी, 2 स्पेसेस तब भी काउंट होंगी। लेकिन यही चीज़ वैरकैर में डिफरेंस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वैरकैर क्या करेगा, जितना फिल किया उतना फिल किया है, बाकी जो है वो फ्री रख देता है, ठीक है, उसमें वेरिएबल होता है। तो ये थोड़ा सा डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन टाइप का हो गया। नाउ कम्स डेट एंड टाइप। तो डेट टाइम जो भी हैं इसके ऐसे ऐसे मेथड्स हैं। डेट को हम सबसे पहले ईयर, फिर मंथ, फिर डेट लिखते हैं, ठीक है। और जो टाइम है वो हम कैसे लिखते हैं कि सबसे पहले आर, फिर देन मिनट एंड देन सेकंड लिखते हैं, ओके। देन डेट टाइम दोनों साथ में लिखना है तो वो इस तरह से लिखते हैं, कैसे, सबसे पहले साल होगा कि कौन सा साल चल रहा है, देन मंथ, देन डेट, फिर बाद में कौन सा घंटा, कौन सा मिनट, कौन सा सेकेंड, ठीक है, वो इतना लंबा सा होता है, ओके। नाउ कम्स बुलियन डेटा टाइप। तो इसमें भी ट्रू एंड फॉल्स वैल्यूज़ होती हैं, तो या तो ट्रू होगी वैल्यू या तो फॉल्स होगी, ठीक है। तो इस तरह से बुलियन हो गए। अब हम पढ़ते हैं इसके ऑपरेटर्स, यानी एसक्यूएल में कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं। तो 3 ऑपरेटर्स होते हैं, मतलब कैटेगरीज, अर्थमेटिक, कंपैरिजन एंड लॉजिकल। ये सारे वही सी वाले हैं। अर्थमेटिक में वही प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ठीक है। कंपैरिजन में हम कंपेयर करते हैं, ग्रेटर देन, स्मॉलर, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, है ना। फिर एक और आता है बिटवीन, देन लाइक आता है, देन इन आता है, देन इज नल आता है। ये सारा जब हम क्वेरी रन कर रहे होंगे तब हमें सब समझ में आ जाएगा। देन लॉजिकल आते हैं, एंड और नॉट, ओके। और इनकी प्रेसिडेंस ये होती है कि सबसे पहले मल्टीप्लाई डिवाइड सॉल्व होगा, देन प्लस माइनस सॉल्व होगा, देन कंपैरिजन सॉल्व होते हैं, देन नॉट, एंड और। तो इस तरह से इसकी प्रेसिडेंस है। अब टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड्स के अंदर हम बहुत सारी एसक्यूएल की कमांड्स पढ़ रहे होंगे, DDL, DML, TCL, ये सारा लैंग्वेज हम उसके अंदर कवर कर रहे होंगे। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमांड्स लिखना सीख रहे होंगे, क्वेरीज लिखना सीख रहे होंगे, तो वो सारा जो है वो हम कॉपी पर करेंगे।